बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे, रमेश, सुरेश और राजेश। इनमें से रमेश बड़ा ही ईमानदार और घर को साथ में लेकर चलने वाला था, लेकिन सुरेश और राजेश अपनी बीवियों के गुलाम थे और कामचोर भी थे। लेकिन इनमें सबसे चालाक राजेश की पत्नी थी, जो कभी साथ रहना नहीं चाहती थी। एक दिन रमेश और उसकी माँ एक साथ बैठे थे। रमेश अपनी माँ से बोलता है, आज पिताजी को गुजरे हुए 1 वर्ष हो गया। उनकी कृपा से हमारा घर आज भी एक साथ है। हाँ बेटा, वो तो गए और उनकी कृपा से पूरा परिवार आज भी साथ है। कई परिवार देखे मैंने, जैसे ही घर का मुखिया चला जाता है तो पूरा घर बिखर जाता है। तुम तीनों भाई ऐसे ही साथ रहना। जैसे तुम्हारे पिताजी चले गए, उसी की तरह किसी दिन मैं भी चली जाऊंगी। अरे माँ, ऐसा मत बोलो, हम सब साथ हैं और आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। इनमें से रमेश बड़ा ही ईमानदार और घर को साथ में लेकर चलने वाला था। एक दिन राजेश की पत्नी राजेश से बोलती है, पूरा काम हम करें, फसल हम निकालें, फसल में पानी हम दें और रुपए बड़े भैया रखें और उस तिजोरी की चाबी बड़ी भाभी रखें। ऐसा लगता है मानो हम इस घर में नौकर हैं। ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। बड़े भैया बाजार से कुछ सामान लाते हैं तो वो सबके लिए सामान लाते हैं। वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तुम्हें लगता है कभी उन्होंने तुम्हें फसल का हिसाब दिया? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। उन्होंने आज तक हमें हिसाब नहीं बताया। क्या मालूम वो हमें बेवकूफ बनाकर कम धन दे दे जब बंटवारा हो और उनके बच्चे महलों में रहे और हमारे बच्चे सड़क पर। हाँ, तुम सही बोलती हो। कल ही मैं पूरी फसल का हिसाब करवाऊंगा। दोनों सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो राजेश सबसे पहले सुरेश और उसकी पत्नी को बहला फुसला लेता है। घर का आंगन, तीनों भाई, तीनों भाइयों की पत्नियां और माँ। आज सभी लोग एक साथ, कहिए क्या बात है? बोलो, क्यों चुपचाप खड़े हो? भैया, वो फसल का हिसाब कर लेते हैं। कैसा हिसाब? खुलकर बोलो। फसल कितने की निकली और कितना खर्च हो गया और तुम्हारे पास कितना धन बचा है। तुम्हें अपने बड़े भाई पर विश्वास नहीं जो तुम उससे हिसाब मांग रहे हो? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? उनका अधिकार है हिसाब मांगने का। तुम दोनों को हिसाब के बारे में जानना भी चाहिए, कल तुम्हारे भी काम में आएगा। अरे सविता, मेरी डायरी निकाल लाना मेरे कमरे से, जिसमें हिसाब लिखा है। रमेश अपने दोनों भाइयों को पूरा हिसाब बता देता है। रात का समय, राजेश, सुरेश और उनकी पत्नियां एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राजेश की पत्नी बोलती है, अब हमने हिसाब तो ले लिया, लेकिन सारा धन तो उन्हीं के पास रखा है। अगर हमारा धन हमारे पास रहेगा तो हम अपने मन के मुताबिक सामान खरीद सकते हैं। हाँ, तुम्हारा कहना भी सही है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी भी हम बड़े भैया भाभी पर निर्भर हैं। अगर हमारे पास धन होगा तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये संभव नहीं है और तुम लोग ये फालतू की बकवास छोड़ो और अपना काम करो। तुम्हारा क्या? कल जब सारा धन बड़े भैया रखकर बैठ जाएंगे तो तुम अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। ना तो तुम्हें हमारी फिक्र है और ना ही बच्चों की। कैसी बातें कर रही हो? बड़े भैया को खेती के बारे में जितनी जानकारी है उतनी हम दोनों को नहीं है। ये बोलो ना, तुम्हें काम नहीं करना और अपने बड़े भैया के खिलाफ भी नहीं जाना। ऐसा नहीं है, मानो मेरी बात को। उस रात चारों की सलाह बनती है, हम बड़े भैया से अलग होकर अपना अपना काम करेंगे और अपने लिए धन इकट्ठा करेंगे। सुबह का समय, वही आंगन और सभी लोग एकत्रित। अब क्या हुआ? चलिए सब अपने अपने काम पर चलते हैं। भैया रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करना है। कहो, अब कौन सी बात करना है? राजेश, बोलो बड़े भैया से रात वाली बात। मैं क्या बोलूं, तुम ही बोल दो। क्या तुम दोनों एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रहे हो? जो कुछ बोलना है वो स्पष्ट बोलो। वो भैया। सुरेश बोलकर चुप हो जाता है। उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी और उधर राजेश की भी हिम्मत नहीं बोल रही थी अपने बड़े भाई से बोलने की। क्या तुम दोनों सिर झुकाकर खड़े हो? इतना सा नहीं बोल सकते हो? क्या बोलना चाहते हैं ये दोनों? तुम ही बता दो। बड़े भैया, अब हम अलग अलग रहना चाहते हैं। अब हम साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? तुम लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी है साथ रहने में? नहीं भैया। फिर क्यों अलग रहना चाहते हो? क्या नहीं? तुम घर में रहो तो तुम्हें मालूम चले कि हम कैसे घर में रह रहे हैं। हम अपने मनपसंद का कुछ भी नहीं ले सकते और आप बोल रहे हो नहीं। ऐसा क्या हुआ? क्या तुम्हें मनपसंद की वस्तुएं नहीं मिल रही? सभी को मैंने समान वस्तुएं दिलाई हैं। कभी मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। नहीं, अब हम अपनी मनपसंद की वस्तुएं खरीदेंगे और अपना धन अपने पास रखेंगे। अब हम किसी के बंधन में नहीं रहने वाले। ठीक है, तुम्हें साथ रहना अगर बंधन लगता है तो मैं आज ही इस बंधन से तुम लोगों को मुक्त कर देता हूँ। हम आज ही बराबर बंटवारा कर देते हैं। तुम दोनों अपनी बहुओं की बातों में आकर ये गलत फैसला ले रहे हो। तुम दोनों तो कुछ बोलो या ये ही बोलेंगी? दोनों भाई गर्दन झुकाए बूढ़ी माँ की बातें सुनते रहते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते। आ जाओ, कर लेते हैं बंटवारा। रमेश तीनों भाइयों में बराबर धन बांट लेता है और तीनों भाई एक एक घर रख लेते हैं और बराबर जमीन बांट लेते हैं। लो भाई, हो गया बंटवारा। अब तो खुश हो। अब अपनी इच्छा के अनुसार काम करना। हमारा साथ यहीं तक था। चलो माँ, रहने दो इन्हें इसी घर में। रमेश, उसकी पत्नी और माँ दूसरे घर में चले जाते हैं। उधर राजेश और सुरेश की पत्नी, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन है, हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं। हाँ, अब तो हमारे पास धन ही धन है। और राजेश अफसोस में बैठा था और सोच रहा था, कल से पूरा घर संभालना है और खेती बाड़ी भी। कुछ दिन बाद राजेश और सुरेश सब भूल जाते हैं और जो धन मिला था उस पर खूब मौज करते हैं।
कभी राजेश की पत्नी नए नए हार लाती तो कभी सुरेश की पत्नी नई नई साड़ियाँ। ऐसे ऐसे 6 महीने गुजर जाते हैं और चारों ने खेतों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इधर रमेश अपने खेतों पर पूरी निगरानी रखता है और उसकी फसल खूब लहरा रही थी। उधर राजेश और सुरेश के खेत खाली पड़े थे। रमेश अपनी माँ से बोलता है, दोनों को अपने भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। जो धन मिला था उसको उड़ा रहे हैं। अभी तक खेतों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और कुछ दिनों बाद इन्होंने गाँव वालों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। नमस्कार मुखिया जी। बताओ कैसा आना हुआ? कुछ नहीं मुखिया जी, थोड़ा सा धन उधार चाहिए था, 3 महीने में लौटा देंगे। देखो भैया, बिना कागज के मैं किसी को धन नहीं देता। आपको अपनी जमीन के कागज देने पड़ेंगे, तभी मैं आपको उधारी पर धन दे पाऊंगा। मुखिया को वे अपनी जमीन के कागज देकर धन ले आते हैं और फिर से वही हाल। कर्जे की कोई फिक्र नहीं, मस्त खाना, बढ़िया से बढ़िया रहना और खूब घूमना, और चारों के बड़े शौक। इसी शौक में वे अपनी सारी जमीन और घर गिरवी रख चुके थे और जहां भी संभव हो वहां से कर्जा ले चुके थे। मैं क्या बोल रहा था, हमने खूब शौक पूरे कर लिए अपने, और हमने लगभग पूरे गांव से कर्जा ले लिया। अब भी समय है, अब हम कुछ काम कर लें जिससे कुछ फसल निकल आएगी और अपने खर्चे के लिए कुछ फसल बेचकर धन मिल जाएगा। अरे भाई, काम तो नौकर लोग करते हैं, हम तो जमींदार हैं, हम तो राज करेंगे, राज। इतने में ही मुखिया आ जाता है। और भैया राजेश, अब तो हमारी उधारी का धन लौटा दो। अभी तो नहीं है मुखिया जी, अगली फसल पर लौटा देंगे। ना भैया, मुझे तो मेरा धन आज ही चाहिए, वो भी ब्याज समेत। बहुत हो गया तुम लोगों का अगली फसल अगली फसल। 3 महीने की बात थी, आज पूरा 1 वर्ष हो गया। अगर आज शाम तक मेरा धन मुझे नहीं मिला तो कल ये घर खाली कर देना। और हाँ, कल से तुम्हारी जमीन भी मैं ही जोतूंगा। तुम्हारे पास केवल आज शाम तक समय है भैया। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। रमेश को इस बात का पता चल जाता है। कहाँ जा रहा है इतनी भारी दोपहर में इतना सारा धन लेकर? मैं मुखिया के घर जा रहा हूँ, अपने घर और जमीन के कागज लेने के लिए। क्यों, उन नालायकों के लिए लूट रहा है? नहीं माँ, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि उनके लिए धन लुटाऊं, लेकिन उनको सबक सिखाना भी जरूरी है जिससे वे अपने काम के प्रति वफादार बने। दोपहर का समय, गांव की पंचायत, जिसमें मुखिया, गांव का जमींदार और रमेश, राजेश और सुरेश, तीनों भाई और कुछ गांव वाले। देखो पंचगणों, मुखिया से जितना भी कर्जा मेरे भाइयों ने लिया था वो मैं पाई पाई चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भैया? ये जमीन और घर मेरे रहेंगे, ना कि मेरे भाइयों के। तुम्हारी शर्त सही है। ये लोग मक्कारी में धन लुटाएं और जिससे कर्जा लिया उसको लौटाया नहीं तो जमीन तो इनके हाथों से जाएगी। आज तुम मुखिया को धन नहीं देते और कोई देता तो उसकी जमीन हो जाती। हम सभी गांव वासियों को ये शर्त मंजूर है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इन्हें एक और मौका देना चाहूंगा। अगर ये चाहें तो जमीन पर फसल उगा सकते हैं, वो भी आधे में। अगर इनको मंजूर हो तो इनसे पूछ लो। और अगर इन्होंने सही से खेतों में काम नहीं किया तो इन्हें फसल आने के बाद मेरे खेत छोड़ने होंगे और फिर मैं अपने खेतों के लिए दूसरे मजदूर रखूंगा। बताओ भैया, तुम दोनों को मंजूर है? हाँ। अब तो अपनी बीवियों की गुलामी नहीं करोगे। तुम अगर अपनी बीवियों की बातों में नहीं आते तो तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोनों उस पंचायत में सिर झुकाए खड़ी रहते हैं। दूसरे दिन रमेश ने घरों में ताले लगवा दिए। भैया हम कहाँ रहेंगे? राजभोग बहुत कर लिया तुम लोगों ने। तुम्हारे लिए खेतों पर आलीशान झोपड़ियां बनवाई हैं, उन्हीं में अपना राज्य का विस्तार करना। और हाँ, आज अगर तुम दोनों शाम तक एक खेत की खुदाई कर दी तो तुम्हें 1 महीने का राशन मिल जाएगा। चारों खेतों में पहुंच जाते हैं। राजेश, अगर तेरी बीवी की बातों में नहीं आते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। पहले बहुत सुखी थे, किसी की कमी नहीं थी, लेकिन नहीं, महारानियों को धन चाहिए था। जब तक धन रहा तब तक खूब मजे किए, अब सड़क पर आ गए। करो अब बड़े भैया की गुलामी। नहीं चाहिए मुझे, ऐसे दोपहर में मुझसे काम नहीं होता। महारानी, अब राज सिंहासन छिन चुका है, अब हम गुलाम हैं और शाम तक ये खेत तैयार करके देना है, नहीं तो खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। वो देख तेरी देवरानी, उसका सारा मेकअप उतर गया, वो भी तो काम कर रही है। चल इधर और काम कर।